हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडुटेरिया का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है फ्रेंड्स, और ये एनसीईआरटी फाउंडेशन टेस्ट सीरीज है। ठीक है, और आज का है एनसीईआरटी ज्योग्राफी, जो इसमें 80 क्वेश्चन होंगे और जिसका क्लास नंबर है 8, 9 से ऑल चैप्टर है और क्लास 10 से 1 to 4 चैप्टर है। ठीक है, करंट अफेयर्स है, 20 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 5 फरवरी से 11 फरवरी के बीच का रहेगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो आधार सीरीज है एनसीईआरटी बेस पे जो आधार सीरीज है फ्रेंड्स, उसका टोटल 17 टेस्ट थे, 17 टेस्ट थे, जिसमें 4 हिस्ट्री, 4 पॉलिटी, 4 साइंस और 4 ज्योग्राफी और 1 इकोनॉमिक्स था। जिसमें 4 हिस्ट्री, 4 पॉलिटी और 4 साइंस आपका अपलोड हो चुके हैं और 1 ज्योग्राफी का और आज का सेकेंड वीडियो है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ और एडुटेरिया का ही जुनून टेस्ट सीरीज आ रहा है फ्रेंड, जो ऑथेंटिक बुक जैसे कि स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत का जो रिस्पेक्टेड जो बुक है उसका वहाँ पे असंकलन आ रहा है, तो वहाँ पे आप जाकर के जरूर देख लेंगे। 1 से 7 वीडियो वहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। जैसे जैसे टेस्ट होते जा रहा है वैसे वैसे मैं वहाँ पे अपलोड कर रही हूँ, तो जाके देख लीजिएगा। और एडुटेरिया का ही करेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है फ्रेंड्स, जो डिटेल्स में भी है, तो आपको मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो जाके वीडियो देख लेंगे फ्रेंड्स प्लेलिस्ट में। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं ताकि मैं सुधार कर सकती हूँ। और हमारे टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ पर जाके ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर मैं PDF प्रोवाइड करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य कथन को चुनना है। तो इसमें बोल रहा है कि सन 1889 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई है। तो इसमें ये गलत है फ्रेंड्स। 7,000 किलोमीटर यहाँ पे सन 1869 में हुआ था, ना कि 88 में हुआ था। ठीक है, 1869 में स्वेज नहर ओपन हुई थी, तो इसलिए वो गलत हो गया। पहला है। और दूसरा है भारत का देशांतरी विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देशांतरीय विस्तार नहीं है, यहाँ अक्षांश विस्तार है, तो वो गलत हो गया। और तीसरा, तो भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। भारत 7वां सबसे बड़ा देश है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा डी। इसमें कोई सही नहीं है, तो तीनों गलत था। तो आंसर नेक्स्ट है, कथन पर विचार करना है और असत्य कथन को चुनना है। जो असत्य कथन जो यहाँ पे पूछेगा सबसे पहले इसको अंडरलाइन कर लेंगे फ्रेंड्स। तो असत्य कथन को चुनना है। तो उज्बेकिस्तान की सीमा अरल सागर, जबकि तुर्कमेनिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर से जुड़ती मिलती है, तो ये सत्य है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है, यूरोपीय की सीमा केन्या, सोमालिया, ऑस्ट्रिया, जिबूती, युगांडा और दक्षिण सूडान से जुड़ी मिलती है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि अगर ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी पढ़ने से पहले आप अपने टेबल के सामने या फिर टेबल पे एटलस का बुक जरूर रखेंगे और टेबल के सामने आप मैप जरूर लगा देंगे, वर्ल्ड मैप, भारत का मैप। अगर बिहार का तैयारी करें तो बिहार का भी मैप होना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये इसका आप देख लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, सही सुमेलित करना है और इसमें क्या पूछ रहा है सही सुमेलित है। तो माहे कहाँ, तमिलनाडु में, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। माहे केरल में है। ठीक है, और कारिकल, तो कारिकल केरल में ना होकर के तमिलनाडु में है, तो ये दोनों एक्सचेंज कर दिया था। यानाम आंध्र प्रदेश में, तो ये सही है फ्रेंड्स, और सही ही पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें एक सही मतलब तीसरा सही है। नेक्स्ट है, कथनों पर विचार करना है और असत कथन को ही चुनना है फ्रेंड्स। तो इसका देख लेते हैं। हिमालय की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती जाती है, तो इसका ये गलत हो गया। और दूसरा है, महान हिमालय का कोट बेसाल्ट का बना हुआ होता है, तो बेसाल्ट का नहीं है फ्रेंड्स, ये ग्रेनाइट का बना हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें इस पे आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पे असत्य ही पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों असत्य है। नेक्स्ट है, कथनों पर विचार करना है। निम्न हिमालय, और यहाँ पे सत कथन को चुनना है फ्रेंड्स। तो निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी दून के नाम से जाना जाता है, तो ये तो सही है फ्रेंड्स। और शिवालिक श्रृंखला की चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 3700 से 4,500 मीटर के बीच है, तो फ्रेंड्स ये तो सही है, 10 से 50 किलोमीटर तो है, लेकिन ऊंचाई इसका यहाँ पे गलत दे दिया है। ऊंचाई 900 से
इसका ऊंचाई कितना है फ्रेंड्स, तो इसका ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर का तक का है, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो इसमें सत्य कथन पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें पहला सत्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे सत्य कथन को चुनना है। तो कंचनजंगा एवं अन्नपूर्णा शिखर अवस्थित भारत में है, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। कंचनजंगा तो है लेकिन अन्नपूर्णा नेपाल में है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। और गुरुला माधवा शिखर नेपाल में, जबकि नांगा पर्वत शिखर भारत में अवस्थित है, तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इसमें सत्य पूछ रहा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय खंड का भाग है, तो कौन कौन सा है फ्रेंड्स, तो कार्बी एलोंग पठार, मेघालय का पठार और अरावली पर्वत का पठार, ये प्रायद्वीपीय खंड का पठार है। जबकि मिजो श्रेणी प्रायद्वीपीय पठार का नहीं है, जबकि वो हिमालय का श्रेणी होगा फ्रेंड्स, तो ये चीज़ नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि 1, 2 और 4 है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को ही चुनना है। तो पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। तो यहाँ पे 8 का क्वेश्चन है क्या फ्रेंड्स कि पूर्वी घाटी, इसमें सत्य कथन पूछना है। तो पूर्वी घाटी का विस्तार महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक है, तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ये जो भारत है ना, तो इधर को पूर्वी घाटी बोलते हैं और यहाँ पे पश्चिमी घाट बोलते हैं, ठीक है, तो ये तो सही बोल रहा है। और पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा कम ऊंचाई है, तो ये गलत है। और पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है, तो गलत है फ्रेंड्स, यहाँ पे बढ़ती जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें 1 तो सही है परंतु ये दोनों गलत है। और पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इसकी काट कर दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिम ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण पश्चिमी घाट में विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन कि असत कथन को चुनना है। कथनों पर विचार कीजिए और असत कथन को चुनिए। तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ अवसादी शैल एवं बलुआ पत्थरों से निर्मित है, तो ये सही है। और मध्य उच्च भूमि पूर्व में चौड़ी लेकिन पश्चिम में संकीर्ण है, तो ये गलत है। आंसर पूछ रहा था कौन सा गलत है, तो बी आंसर गलत है, मतलब बी होगा आंसर, ठीक है। पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थर और अवसादों शैली से बनी होती है। और प्रायद्वीपीय पठार एक मेज, यहाँ पे है प्रायद्वीपीय पठार एक मेज आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय अग्नेय तथा रूपांतर शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टुकड़े व अपवाद टूटने एवं अपवाह के कारण बना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है कथनों पर विचार करना है और पहला है इसमें सत्य कथन को चुनना है। तो अरावली की पहाड़ियाँ गुजरात से लेकर राजस्थान तक फैली हुई है। तो इसका अरावली की पहाड़ियाँ गुजरात से राजस्थान तक, फ्रेंड राजस्थान से आगे दिल्ली तक भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, गलत है। और अरावली पहाड़ियाँ बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित है, तो ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें सत्य पूछ रहा था। नेक्स्ट है सिंधु नदी के संबंध में कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत तीव्र है, तो ये गलत है। और सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से होता है और पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है। इस भाग में यह बहुत ही सुंदर दर्शनीय गाज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत ही सहायक नदियाँ कौन सी है, बहुत सी सहायक नदी जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक और खुर्जा इस नदी में मिलती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान गिलगित से बहते हुए अटक के पर्वत क्षेत्र से बाहर निकलती है, ठीक है। और सिंधु द्रोण को 2/3 से कुछ अधिक भाग पे भारत में स्थित है, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। और सिंधु नदी का मैदान ढाल बहुत धीमा है, ना कि बहुत तेज था। और सिंधु द्रोण का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 2/3 बोल रहा था, जबकि ये यहाँ पे 1/3 है ओनली। नेक्स्ट है कथन पर विचार करना है और यहाँ पे सत्य कथन को चुनना है।
तो यमुना नदी हिमालय की यमुनोत्री हिमानी से निकलती है एवं गंगा के बाईं, तो गंगा की बाईं ओर समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वो तो सही था, लेकिन ये है हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां का आकार आकर गंगा में मिलती है। इसमें कुछ प्रमुख नदियां हैं यमुना, घाघर, गंडक एवं कोसी। यमुना नदी हिमालय की यमुनोत्री से तो निकलती है, यह गंगा के दाहिने किनारे में जाता है, न कि बाएं किनारे में, तो यहाँ पे ये गलत हो गया था। हुगली नदी हुगली गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है, तो ये भी गलत है। ठीक है, और गंगा की पूर्वी दिशा पश्चिम बंगाल के फरक्का तक जाती है, यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है, तो वो गलत हो गया। और महानदी डेल्टा के उत्तर में चिल्का झील स्थित है, तो सिर्फ फ्रेंड्स उत्तर में नहीं होकर के वो दक्षिण में है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कथन पर विचार करना है और सत कथन को ही चुनना है। तो अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले पद्मा नाम से जानी जाती है। और यहाँ पे है तो गंगा की मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है और प्रमुख ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र के विलीन होने से पहले मेघना बनता है, ना कि पद्मा बनता है, तो ये गलत था। और अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है, तो ये भी इसका देख लेते हैं। तो अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजन पर स्थित है, तो ये सही हो गया, तो आंसर हो जाएगा बी और पहला गलत है। नेक्स्ट है गलत कथन का चयन करना है। तो गलत कथन कौन है फ्रेंड्स? तो केनुला महानदी की सहायक नदी है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर से निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रवाह, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदी है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है, तो वो गलत हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स। और सिंधु नदी अटक में पर्वत के क्षेत्र से बाहर निकलती है, तो ये सही है। कोयना कृष्णा की सहायक नदी है, तो ये भी सही है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पे बनते हैं, तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा ए, जो गलत था। नेक्स्ट है कथनों पर विचार करना है और सतकथन को चुनना है। तो सतकथन देख लेते हैं क्या है फ्रेंड्स। तो कोलार स्वर्ण क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति मैटूर बांध से उत्पन्न विद्युत से की जाती है, तो पहला असत्य है फ्रेंड्स। और गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल ये सही है। और असत्य ही पूछ रहा था, तो असत्य होगा ए, आंसर होगा ए। और यहाँ पे है महाराष्ट्र से नासिक जिले में पश्चिमी घाट ढाल गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट से ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? तो 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदी के प्रवाह तंत्र सबसे बड़ा होता है। इसकी द्रोण महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती है, जैसे पूर्वा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, बेनगंगा तथा पेनगंगा। इसमें अंतिम 3 सहायक नदी है, जिसमें बड़े आकार विस्तार के सती से दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पे है फ्रेंड्स। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो ये गलत है। मैटूर बांध से नहीं होता है फ्रेंड्स, जो शिव समुद्रम बांध से होता है, तो इसलिए वो गलत हो गया था। नेक्स्ट है कथनों पर विचार करना है और असत कथन को चुनना है। तो इसमें देख लेते हैं। कावेरी ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडुलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, तो इसमें असत्य कथन पूछ रहा था, तो ये तो सही है फ्रेंड्स। और ब्राह्मणी एवं वैतरणी नदी पश्चिम की ओर बहती है, तो पश्चिम की ओर नहीं बहती है फ्रेंड्स, ये पूरब की ओर बहती है, इसलिए आंसर हो जाएगा असत्य पूछ रहा, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कथनों पर विचार करना है और सत कथन को चुनना है। और इसमें क्या है, तो भवानी एवं कामबिनी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और गोदावरी द्रोणी का 50% हिस्सा आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो ये भी गलत है, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र द्रोणी का 50% भाग मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ
नदियाँ मिलती है, जैसे कि पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है फ्रेंड्स? तो अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, इसमें दोनों गलत था। नेक्स्ट है कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है। तो इसमें देख लेते हैं कितने सत्य कथन, ये नहीं है कि सत्य कथन को चुनना है, कितने इसमें सत्य हैं ये देखना था। तो किसमें क्या है फ्रेंड्स? तो इसका देख लेते हैं। देश में नदी सफाई कार्यक्रम शुभारंभ 1995 में गंगा एक्शन प्लान के साथ आरंभ हुआ था। तो ये हो गया, देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में हुआ था, तो ये गलत हो गया, 1985 में हुआ था गंगा एक्शन प्लान के तहत। ठीक है, जम्मू तथा कश्मीर की बुल्लर झील का निर्माण भूगर्भीय क्रियाओं से हुआ है। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बुल्लर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है, तो ये तो सही है। और बुल्लर झील भारत के दूसरे सबसे बड़े मीठे पानी की प्राकृतिक झील है, तो दूसरे नहीं है फ्रेंड्स, ये पहला है, तो इसलिए वो गलत हो गया। इसमें एक ही सत्य है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन को चुनना है। और तो देख लेते हैं क्या है इसमें। एशिया में मानसून जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम में पाई जाती है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और तमिलनाडु के तट पर अधिकतर वर्षा सितंबर के महीने में होते हैं, तो दोनों गलत हैं। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। ठीक है, यानी कि दक्षिण पश्चिम में पाई जाती है, तो इसलिए वो गलत हो गया था। और देश में अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन तमिलनाडु पे होता है अक्टूबर एवं नवंबर में वर्षा होता है, ना कि सितंबर में, इसलिए वो दोनों गलत हो गया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाला कारक कौन कौन होते हैं फ्रेंड्स? इसमें सही कथन को चुनना है। तो वो होते हैं अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब और महासागरीय धाराएं। देशांतर नहीं होता है फ्रेंड्स, इसलिए आंसर हो जाएगा सी, 1, 3, 4, 5। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन कि इसमें सत्य कथन को चुनना है। तो जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडलीय की सघनता कम होती है तथा तापमान बढ़ जाता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। ऊंचाई के साथ जाते हैं तो वायुमंडल की सघनता बढ़ जाती है और तापमान भी घट जाती है। ठीक है, इसलिए हम पहाड़ों पे जाते हैं। और किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को ही चुनना है फ्रेंड्स। तो भारत के तटीय क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई लगभग 300 मीटर होती है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। ठीक है, और यहाँ पे भारत की तटीय क्षेत्र भी विशाल है, यहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर होता, ना कि 300 मीटर होता, इसलिए यहाँ पे गलत हो गया था। और विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंध भागों में स्थित महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर स्थित होता है, तो यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पूर्वी हिमालय मध्य एशिया में आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीपों में प्रवेश करने से रोकता है। विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंध भागों में स्थित महाद्वीपों में पश्चिमी किनारे पे होता है फ्रेंड्स, ना कि पूर्वी किनारे पे, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे भी एक जो मरुस्थल है जो राजस्थान में है और राजस्थान भारत के पश्चिम में स्थित है, इसीलिए इसका दोनों गलत हो गए, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है। तो 23 का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और उत्तर भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने के होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। भारत के उत्तरी भाग में जो अभी दिल्ली और जो हम लोग उत्तरी भाग में आते हैं, दिसंबर एवं जनवरी में सबसे अधिक ठंडे महीने के होते हैं, तो बिल्कुल सही था। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का बी, जिसमें दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने वाले क्षेत्र में स्थित है, ना कि दक्षिण पूर्वी में, तो ये गलत हो गया था। नेक्स्ट है कथनों पर विचार करना है और असत कथन को ही चुनना है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। शीत ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है, तो इसमें वो तो सत्य है फ्रेंड्स। और ये पवनें अधिकतर स्थानों पर समुद्र से स्थल की ओर बहती है, तो ये गलत है फ्रेंड्स।
इसमें है उत्तरी भाग में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी में सबसे ठंडे महीने होते हैं। तो ये तो पहला सही था। इस ऋतु में देश के उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनी प्रवाहित होती है। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती है, ना कि समुद्र से स्थल की ओर। तो यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया था, घुमा दिया था फ्रेंड्स, तो ध्यान लीजिएगा। स्थल से स्थानों में क्या है, तो ये स्थानों से स्थानों पर समुद्र के से स्थल की ओर नहीं होकर के स्थल से समुद्र की ओर था। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे, यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 24 का बी, जिसमें असत्य ही पूछ रहा था। नेक्स्ट है शीत ऋतु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसका देख लेते हैं। इसमें सत कथन को चुनना है। तो उत्तरी मैदान में पश्चिमी एवं उत्तरी मैदान में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अतिवाहित अपवाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली अरब सागर में उत्पन्न होती है। तो ये बिल्कुल गलत है। शीत ऋतु में शीतकाल में उत्तरी मैदान में होने वाली वर्षा को स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है। तो ये सही है। आंसर हो जाएगा इसका बी, पहला गलत है और इसका सेकंड हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथनों पर विचार करना है, और यहाँ पे देखना है कि क्या है फ्रेंड्स। तो सत्य कथन को चुनना है। तो इसमें देख लेते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ में पश्चिमी घाट में वृक्ष छाया क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। तो ये गलत है फ्रेंड्स। और दक्षिण पश्चिम मानसून की अधिकतर वर्षा देश के मध्य भागों में होती है। तो ये भी गलत है। और सितंबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती है। तो ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा इसका, सही पूछ रहा था, इसमें कोई भी सही नहीं। इसका आंसर हो जाएगा डी। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत पे अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह से परिवर्तित कर देता है। मौसम की वृद्धि प्रारंभ में पश्चिम घाट पवनमुखी भागों में भारी वर्षा में लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दक्कन का एवं पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में वर्षा होती है। यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ी की दक्षिण श्रृंखला में स्थित मानसी ग्राम विश्व में सबसे अधिक और वर्षा प्राप्त करता है। गंगा घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घट जाती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती है। तो ना कि सितंबर में, यहाँ पे अक्टूबर में होता, इसलिए तीनों गलत है फ्रेंड्स। इसलिए आंसर हो जाएगा डी। 27 का है, और इसमें असत्य कथन को चुनना है। और कितने असत्य कथन है, ये पूछ रहा है कि कितने असत्य कथन है। तो इसमें है केवल एक असत्य कथन है। फल और बागान प्राकृतिक वनस्पति है। और वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधे की उत्पत्ति होती है। और हमारे देश में 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। तो इसमें देख लेते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ वनस्पति का वह भाग है जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, उसे प्राकृतिक कहते हैं फ्रेंड्स। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि हम बागान तो हम लोग खुद लगाते हैं। इसके अच्छतर वनस्पति कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार के कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। तो पहला गलत हो गया। और इसलिए इसमें क्या बोल रहा था, इसमें कितने असत्य हैं। तो पहला गलत है, इसका आंसर हो जाएगा ए। और वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधे की उत्पत्ति से है। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बदलता है। वनस्पति के प्रकार, हमारे देश में निम्न प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं। कौन कौन है फ्रेंड्स, तो ये भी देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि एक तो पहला गलत था। नेक्स्ट है निम्न विशेषताओं किस प्रकार की वनस्पति है। तो इसमें अभी हमने जस्ट देखा कि यहाँ वृक्ष, झाड़ियाँ और लताएं उगती है। ओके, इन वनों में आबनूस के वृक्ष पाए जाते हैं। और इन वनों में पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। ये कौन सी वनस्पति है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है। तो इसका देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें अकासिया एवं यूफोरबिया उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में वनस्पति के उदाहरण है। तो ये गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। और क्योडोर एवं एंगार वृक्ष पर्वतीय वन का उदाहरण है। तो ये
ए भी गलत है, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो मैंग्रोव वन यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्र में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाने से जिसमें मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योडोर और एंगार के वृक्ष इन भागों में पाए जाते हैं। तो ये वृक्ष पर्णपाती पर्वतीय वन नहीं है फ्रेंड्स, ये मैंग्रोव वन है, तो ये गलत हो गया था। और कंटीले वन एवं झाड़ियाँ वहाँ प्रकृति वनस्पति होती हैं जिसमें झाड़ियाँ होती हैं। इस प्रकार के वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में आर्द्र में पाई जाती हैं। ठीक है, ना कि वर्षा वन में, तो ये भी दोनों गलत है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है मिलान करना है और औषधीय पादप है और संबंधित रोग है। तो इसका मिलान देख लेते हैं, आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। तो अर्जुन क्या है, तो अर्जुन कान के दर्द का इलाज है। और दो का होगा कंचार है अल्सर रोग के इलाज के लिए। बबूल आँख के फूसी के इलाज के लिए है। और सर्पगंधा रक्तचाप के निदान के लिए है। तो आंसर हो जाएगा इसमें डी। नेक्स्ट है 31 का कि निम्नलिखित में से किन जीव मंडल निश्चय की गणना विश्व के जीव मंडल निश्चय में नहीं की गई है। तो किसका नहीं है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें 2, 4 और 5 नहीं है। जिसमें मानस, जिसमें 2, 4, 5 नहीं, मानस और डिब्रूसाइकोवा और कौन सा, तो और है दिवांग है। तो आंसर हो जाएगा बी। देश में 18 जीव मंडल निश्चित आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए। इसमें 12 है सुंदरबन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नारकेल, ग्रेट निकोबार, सिरपिलीपाल, पंचगढ़ी, अचनकमल, अमरटंकट, अगस्तमलई, कंचगुत्थी आदि है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत कथन को चुनना है। तो इसमें घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधित्व है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और भारत तथा कियांग उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियों में पाया जाने वाला जीव है। तो ये गलत है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नदी, झील तथा समुद्र क्षेत्र में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाए जाते हैं। तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका बी, जिसमें असत्य पूछ रहा था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो कि बिल्कुल फ्री है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं ताकि मैं उसमें कोई सुधार कर सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आपका लाइक बहुत कम आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें। इसमें कथनों पर विचार करना है तो सत्य कथन को चुनना है। तो इसमें देखते हैं कितने सत्य कथन है, ये सब क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे कितने सत्य कथन है। तो इसमें देख लेते हैं बाघ हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं और इसमें देख लेते हैं कौन कौन से सही है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें सत्य कथन पूछ रहा है कितने सत्य है। तो इसमें 2 सत्य है फ्रेंड्स, जिसमें बाघ हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और जामुन के पके हुए फल से बना सिरका का उपयोग वायुसारी एवं मूत्रवर्धन के रूप में किया जाता है। तो ये भी सही है फ्रेंड्स। और जामुन का जो गुठली होता है उसके पाउडर का यूज होता है फ्रेंड्स, डायबिटीज जो मधुमेह रोग होते हैं उसको निदान करने के लिए। तो ये सत्य होगा, केवल 2 सत्य है। पर्वतीय भाग में 2,500 से 3,000 मीटर तक ऊंचाई के बीच ओक एवं चेस्टन जैसे वृक्ष की प्रधानता है। तो ये 1,000 से 2,000 मीटर तक ऊंचाई में है फ्रेंड्स, ना कि 2,500 से 3,000। तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। तो कितने कथन है, तो सभी 4 सही हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। 1,000 से 2,000 मीटर तक ऊंचाई वाले क्षेत्र को आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो ये सही है। 1,500 से 3,000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये भी सही है। 3,600 से अधिक ऊंचाई पे अल्पाइन वृक्ष वनस्पति पाई जाती है। तो ये भी सही है फ्रेंड्स। और अधिक ऊंचाई वाले भाग में लीचन घास पाया जाता है। तो ये भी सही है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कथनों पर विचार करना है और 2011 की जनगणना के अनुसार सत्य कथन को चुनना है। तो इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स।
तो 11 मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 16.5% थी। तो ये गलत है फ्रेंड्स, 16 नहीं है, ये 17.5% था, 17.5% था, तो ये पहला गलत है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या 8% का हिस्सा निवास करती है। तो उत्तर प्रदेश में ये ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, इसमें क्या है तो 16% जनसंख्या भाग वहाँ पे 18% ना होकर 16%, उत्तर प्रदेश में 16% है फ्रेंड्स। जनगणना या 2011 के जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहाँ कुल आबादी 1990 लाख है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 16% है फ्रेंड्स, ना कि 18% है, तो ये भी गलत हो गया। सिक्किम की आबादी केवल 8 लाख, जबकि लक्षद्वीप में केवल 74,429 लोग निवास करते हैं, तो ये गलत है फ्रेंड्स। सिक्किम में आबादी 6 लाख है, ना कि 8 लाख है, तो ये गलत हो गया। तो इसमें डी आंसर हो जाएगा, सभी गलत है। नेक्स्ट है कथनों पर विचार करना है और इसमें असत्य कथन को चुनना है। तो असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्य का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, तो गलत है फ्रेंड्स। जो प्रायद्वीपीय भारत में जनसंख्या कम है फ्रेंड्स, और पहले की जनसंख्या के बाद की जनसंख्या में घाटा का सापेक्ष वृद्धि निकाला है, तो ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा सी, दोनों गलत है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन कि कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन को चुनना है। तो जनसंख्या का परिवर्तन केवल जन्म और मृत्यु में के आपसी संयोग का प्रभाव है, तो पहला गलत है फ्रेंड्स। और भारत की जनसंख्या 1951 में 3610 लाख से बढ़कर 2011 में 12,100 लाख हो गया है, तो ये हो गया है। तो दूसरा इसमें क्या पर असत्य पूछा, तो ये दूसरा सही है, पहला गलत है। जनसंख्या का एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, आबादी की जनसंख्या वितरण एवं संगठन के में लगातार परिवर्तन से होता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रिया द्वारा होता है, जन्म, मृत्यु और प्रवास, ठीक है, न कि 2। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला गलत है। नेक्स्ट है सत्य कथन को ही चुनना है और इसमें देख लेते हैं। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लाया जाता है तब सापेक्ष वृद्धि बहुत कम होती है, तो ये गलत है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है, ना कि कम होती है, तो इसलिए गलत हो गया। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितना बच्चे का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। तो एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चे का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं, ना कि पूरा टोटल, क्योंकि जन्म के साथ कोई मर भी जाते हैं। तो इसलिए इसका 38 का आंसर हो जाएगा डी, दोनों गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन को चुनना है। इसमें ज़्यादातर असत्य ही कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। केवल बांग्लादेश एवं जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है, तो इसमें असत्य कथन पूछ रहा था, तो वो तो सही है फ्रेंड्स, ठीक है, ये सही है। और दूसरा है 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 383 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जबकि अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे 382 ना होकर के 383 ना होकर के 382 होना चाहिए था, तो इतना भी क्लोज आंसर पूछ सकता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे तो जो अरुणाचल प्रदेश में जो व्यक्ति का घनत्व है तो वो 17 प्रति, हाँ ये तो सही था, ये पार्ट सही था, लेकिन ये पार्ट गलत हो गया था, 382 होना चाहिए थे, ना कि 383। तो असत्य कथन पूछना था, तो इसमें बी हो जाएगा, दूसरा गलत है, पहला सही है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है। तो देख लेते हैं कौन सा है फ्रेंड्स सत्य कथन। इसमें दोनों गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। और उड़ीसा, गुजरात एवं राजस्थान प्रत्येक में से भारत की कुल जनसंख्या 55% आबादी निवास करती है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, दोनों गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन को चुनना है। तो 41 का देख लेते हैं। भारत सरकार ने 1953 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम आरंभ किया था, तो 1953 में नहीं था फ्रेंड्स, ये 1952 में था, 1952 में था, तो ये गलत हुआ।
और असत्य ही पूछ रहा था। और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में से 30 में से कम करने का लक्ष्य रखा गया था, तो ये सही है। तो इसमें असत्य पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 42 का कि कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। तो आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में परिवर्तन लाता है, और तो ये गलत है फ्रेंड्स। और आंतरिक प्रवास जनसंख्या के वितरण को प्रभावित नहीं करता, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, तो इसलिए गलत हो गया था। और लेकिन यह देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित जरूर करता है फ्रेंड्स। जनसंख्या वितरण एवं उनके घटकों को परिवर्तन करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। गलत मिलान चुने, तो गलत मिलान है 43 का फ्रेंड्स। कौन कौन सा है? तो मूसा कावेरी नदी है, तो ये गलत है। और तुंगभद्रा कृष्णा नदी, तो ये सही है फ्रेंड्स। और मंजरा कावेरी नदी, तो ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 3 गलत है, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। और कृष्णा द्रोणी में होता है कृष्णा द्रोणी में कौन कौन आते हैं फ्रेंड्स? तो महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के निकट से निकलती है, और कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा कोयना घाट प्रवाह मूसी, जो मूसी नदी कावेरी का बोला था, तो मूसी नदी कृष्णा का था फ्रेंड्स। तथा भीमा नदी इसकी मुख्य सहायक नदी है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जाती है। और दूसरा है मंजरा नदी, इसमें है गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी? तो पूर्वा, वर्धरा, मंजना। तो मंजरा नदी गोदावरी का, न कि कावेरी का, तो इसलिए सी आंसर हो जाएगा। 1 और 3 गलत है, जबकि दूसरा सही था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि हमारा घटना चक्र का जो ज्योग्राफी, भारत का ज्योग्राफी हुआ है ना, उसमें घटना चक्र जिसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको सारा मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट में, जो भारत का भूगोल करके बनाया हुआ प्लेलिस्ट। उसमें नदी से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, वो सारा आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ वहाँ जाके वीडियो देख ले नदी वाली, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 44 का कि कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन को चयन करना है। तो गंगा के मैदान का विस्तार सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में होता है, तो ये असत्य कथन है फ्रेंड्स, तो ये गलत है फ्रेंड्स। गंगा के मैदान का विस्तार सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में है, तो ये गलत है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदी के बीच में है, इसलिए वो गलत हो गया। और ब्रह्मपुत्र का मैदान विशेषकर असम में स्थित है, तो ये सही है फ्रेंड्स। और असम ब्रह्मपुत्र पर ही एक नदी टापू बना हुआ मांजुलिका, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि वो वर्ल्ड में पहला जो है नदी घाटी है, नदी का टापू है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आंसर हो जाएगा इसका ए, पहला गलत है जबकि दूसरा सही है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कितने कथन सही हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कितने कथन सही हैं, तो इसका 45 का आंसर हो जाएगा केवल 2। इसमें क्या है, तो कौन कौन सही है? तो इसकी आकृति मेज के समान होता है, तो प्रायद्वीपीय पठार का तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, इसका मेज के आकार की होती है। और यह गोंडवाना भूमि से टूटने व अपवाह के कारण बना है, तो ये भी सही है। इसका निर्माण क्रिस्टलीय एवं अवसादी शैलों से हुआ है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें भी असत्य कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स 46 का, तो कौन से होंगे? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी, तो ये गलत है फ्रेंड्स। ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 20 तक प्रशिक्षण करने का उद्देश्य से शुरू किया गया था, तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। और दूसरा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य 2015 से 2020, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स, 2016 से 2020 था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चयन करें। तो लैटिन शब्द एगर का अर्थ मृदा होता है, तो ये सही है। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एगर या एग्री जिसका अर्थ होता है मृदा और कल्चर जिसका अर्थ होता है कृषि, तो ये तो सही हो गया। और विनिर्माण प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल है, तो ये दूसरा गलत है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है, कि न कि विनिर्माण। तो विनिर्माण सेकेंडरी होगा फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे इसका। नेक्स्ट है कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है फ्रेंड्स, तो इसका देख लेते हैं 48 का क्या है सत्य।
तो जैविक कृषि से तात्पर्य रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का प्रयोग करना है, तो ये सही है। और स्थानांतरण कृषि गहन निर्वाह कृषि का उदाहरण तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचरण शामिल होता है, तो वो गलत था। और नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि सत्य कथन पूछ रहा था। नेक्स्ट है सिंधु नदी प्रवाहित होती है, तो कहाँ से प्रवाहित होती है, तो लद्दाख से, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, तो कावेरी नदी पे है फ्रेंड्स। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है फ्रेंड्स, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा कि शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे है, तो आंसर हो जाएगा बी। वह वनस्पति जो मनुष्य के बिना हस्तक्षेप के स्वयं उगती है, उस वनस्पति को कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो अक्षत वनस्पति कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है और इसमें सत्य कथन को चुनना है। तो 52 का जो सत्य है वही हम चुन लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें इन वनों के प्रमुख वृक्ष रोजवुड, महोगनी, सिंकोना और आबुनुस आदि है, तो ये सही है। और पांचवा है कत्था बनाने के लिए उपयुक्त खैर वृक्ष एक प्रकार के सूक्ष्म पर्णपाती है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 5, तो आंसर है ए, ठीक है। नेक्स्ट है हिमालयी पर्वत क्षेत्र के में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर पाए जाने वाले वनस्पतियों का सही क्रम क्या होगा, तो इसका देख लेते हैं आंसर क्या होगा 53 का फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पर्णपाती वन, फिर आर्द्र से शीतोष्ण कटिबंध, उसके बाद वन, इसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय घास और फिर लाइकेन पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है, तो 54 का होगा। सत्य कथन देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें 52 में 54 का दोनों गलत है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। आर्द्र या नम पर्णपाती वन उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। इसमें क्या पूछा जाता है, जल की उपलब्धि के आधार पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वन में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र या नम्न पर्णपाती उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 से 2 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, न कि 250 से 250, तो ये भी गलत हो गया था। और बांस उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बांस, साल एवं शीशम, चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। और ये कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स, तो ये हिमालय की गिरिपाद ये यहाँ पे ये है ऐसे वन जो पूर्वी भाग उत्तरी पूर्वी ऊंचाई हिमालय की गिरिपाद पहाड़ों, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम घाट की पूर्वी ढालों पे पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा डी, दोनों गलत था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है, तो सत्य कथन क्या होगा 55 का फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हाथी असम, कर्नाटक और केरल की उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं, तो ये सही है। एक सिंग वाले गंडा पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। और जंगली गधे तथा ऊंट कच्छ के रण एवं थार के मरुस्थल में पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 56 का, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य वनस्पति सत्य कथन को चुनना था फ्रेंड्स। तो ये 55 का क्या आंसर था, 55 का डी आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्य और वनस्पति जात एवं प्राणी जात किस प्रकार के संसाधन है, तो ये जैव संसाधन है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 57 का क्या होगा, तो ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें सूची मिलान करना है, तो मिलान करके देख लेते हैं कौन सा होगा फ्रेंड्स। इसमें जो आपको आता होगा सबसे पहले उसको मिलान करेंगे। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संसाधनों के वर्गीकरण का आधार और वर्गीकरण दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहला उत्पत्ति के आधार केस में होता है, तो उत्पत्ति के आधार जैव संसाधनों और अजैव संसाधनों पे होता है, तो इसका ये होगा समन्वयता के आधार पर। तो समन्वयता के आधार पे नवीकरणीय और अनवीकरणीय योग होगा, तो इसका यहाँ हो जाएगा सी। उसके बाद होगा स्वामित्व के आधार, तो स्वामित्व के आधार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय और विकास के स्तर के आधार संभावित संसाधनों के संचित कोष, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर को चुनना है। कौन कौन सही होगा,
तो इसमें देख लें रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। ये सही है। और ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का संबंध कुपोषण की समस्याओं से है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। पहला तो सही है और पहला सही है, इसका आंसर हो जाएगा 1। और 1987 में ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलधार योगदान के लिए किया गया था, न कि कुपोषण के लिए, तो इसलिए ये गलत होगा। और इस रिपोर्ट के सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी और संसाधन संरक्षण की वकालत की गई थी। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है, और इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, मृदा से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है और असत कथन को चुनना है। तो खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। तो और कितने असत्य हैं फ्रेंड्स, ऐसा पूछ रहा है। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स कि हमारा जो भारत का भूगोल हुआ है ना घटना चक्र का, उसमें मिट्टी का भी हो चुका है। तो आप मिट्टी का टॉपिक देख के आप मिट्टी का पढ़ लेंगे, ठीक है। तो उससे आपको काफ़ी मिट्टी में जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं आज तक का, जिसमें यूपीएससी बीपीएससी जितने भी पीसीएस में पूछा वो सारे क्वेश्चन उसमें डाला हुआ है, तो आज जरूर जाके आप देख लीजिएगा। तो इसमें बोल रहा है खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। तो ये सही है, खादर मृदा में बांगर मृदा के तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही है। काली मृदा को रेगुर भी कहा जाता है, तो ये सही है। और जल योजन होने पर लैटराइट मृदा पीली रंग की बढ़ जाती है। तो जल योजन होने पर लाल पीली मृदा पीली रंग में बदल जाती है, तो ये गलत था। और जलोढ़ मृदा में फास्फोरस पाई जाती है, जलोढ़ मृदा में फास्फोरस नहीं पाई जाती, तो यहाँ पे गलत है। जलोढ़ मृदा में फास्फोरस पाई जाती है फ्रेंड्स, तो 2 गलत है। तो इसमें आंसर हो जाएगा, केवल 2 सही था और 2 गलत था, तो आंसर हो गया बी। इस मृदा में ह्यूमरस की मात्रा कम होती है और एवं मृदा में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। यह विशेषता किस मिट्टी से संबंधित है? तो ये लैटराइट मिट्टी के बारे में कह रहा है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स आपको बता दूं, अभी जस्ट मैंने बताया है कि मिट्टी का भी टॉपिक हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा भारत का भूगोल में, तो जाकर वहाँ ज़रूर देख लीजिएगा। इससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा मिट्टी के बारे में, बहुत डिटेल से बताई हूँ मैं वहाँ पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत कथन को चुनना है। तो इसमें कितने असत्य कथन है, कितने असत कथन? तो इसमें 4 असत्य कथन है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। बहता जल मृतयुक्त मृदाओं के काटते हुए गहरी वाहिका बनाता है, जिसे चादर अपर्दन कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका मैं बता दूं कि ये बहुत लंबा इसका दिया हुआ है, तो आपको बता दूं कि हम अपने प्लेलिस्ट पे आपको मैं ये प्रोवाइड कर दूंगी PDF, तो वहाँ पे जाकर देख लेंगे। इसमें 4 गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 62 का सी, जिसमें तीसरा सही है। तो अवर्गीकृत वन क्या होता है? तो आन सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं उसे अवर्गित वन कहे जाते हैं, तो सी सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 62 का तो हो गया, 63 का देखते हैं फ्रेंड्स। तो निम्न कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सही देखना है, तो इसमें दोनों गलत है फ्रेंड्स। इसमें लिखा है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजाति इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते थे। तो कुछ समाज में विशेष पेड़ों की पूजा होती है और आदिकाल से उन्हें संरक्षण करते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजाति महुआ और कंदम का पेड़ करते थे, ना कि इमली और आम का। तो महुआ कंदन का होता, तो इसलिए गलत है। उड़ीसा और बिहार के जनजाति शादी के दौरान महुआ और कंदम पेड़ की पूजा करते हैं, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। यहाँ पे उड़ीसा और बिहार के जनजाति शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ को पूजा करते, तो दोनों पे एक्सचेंज कर दिया था, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं होती है? तो आंसर हो जाएगा डी, वन्यजीव अभ्यारण्य का परिसीमन, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है 65 का। तो इसमें पूछ रहा है कि सत्य कथन को चुनना है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर विश्व के बेहतरीन वन्यजीव अभ्यारण्य है और उसकी संरक्षण कब हुई? तो 1973 में, तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित
परियोजना के तहत दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। तो दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण परियोजना के अंतर्गत शामिल है, ठीक है, और शामिल नहीं है। और दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई थी और यह जम्मू और कश्मीर के उच्च शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, जो श्रीनगर में मात्र 22 किलोमीटर दूरी पे है। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान को हंगुल कश्मीर हिरन का घर कहा जाता है, न कि बाघ संरक्षण है, तो इसलिए दूसरा गलत हो गया। और इसमें सत्य पूछ रहा तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें पहला सही है। इसमें भी सूची मिलान करना है फ्रेंड्स, इसमें संबंधित क्षेत्र और किसी से संबंधित प्रचलित नाम है, तो इसका देख लेते हैं क्या होगा 66 का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा ए, जिसमें मध्य प्रदेश में क्या है, तो मध्य प्रदेश में दहिया, झारखंड में क्या है, तो झारखंड में कुरुबा, पश्चिम घाट में कुमारी और हिमालय क्षेत्र में खील कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 67 का फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसका। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है। कौन कौन सत्य कथन है, तो रबी की फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है, तो ये सही है। खरीफ की फसल मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है, तो ये भी सही है। और जायद फसल ग्रीष्मकाल ऋतु में बोई जाती है, तो ये भी सही है। चना एक प्रकार की खरीफ फसल, तो बिल्कुल गलत है, फिर चना एक रबी फसल है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट है जब एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है तो उस कृषि की प्रणाली को कहा जाता है, क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो रोपण कृषि कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 69 का कि मोटे अनाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कितने सत्य हैं, तो ये देखना है। तो क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, तो ज्वार नहीं है, पर ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज है। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु पोषक तत्व की मात्रा अत्यधिक होती है। उदाहरण के लिए रागी में प्रचुर मात्रा में लौह, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषण भूसी मिलती है। और यहाँ पे बोल रहा है कि बाजरा, रागी शुष्क प्रदेश की फसल है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। इससे क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी है फ्रेंड, ना कि दूसरी है, तो इसलिए पहला गलत हो गया। और रागी शुष्क प्रदेश की फसल है, तो 69 का क्या होगा, 69 का सही है, ए सही है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका पहला तो गलत है फ्रेंड्स और दूसरा सही है, क्योंकि ज्वार जो है तीसरा फसल है, तीसरा मुख्य महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। और रागी शुष्क क्षेत्र में फसल है, तो ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 70 का है भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा किन फसलों के अत्यधिक उत्पादन में सहायक होती है, तो ये केवल रबी में होता है फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है, तो ये देखते हैं फ्रेंड्स। तो चावल की कृषि के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक आवश्यकता होती है, तो सही है। गेहूं की कृषि के लिए 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, तो ये दोनों सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 72 का कि गन्ने की फसल के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और इसमें असत कथन को चुनना है। तो गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, तो ये सही है। ब्राजील गन्ने का विश्व में दूसरा नहीं फ्रेंड्स, वो पहला है, इसलिए वो दूसरा गलत हो गया, इसके आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कॉफी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उस सही उत्तर को चुनना है इसमें। तो भारत में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है, जो आरंभ में यमन से लाई गई है, तो ये सही है। और क्या है, तो और में भारत में कॉफ़ी कृषि की शुरुआत बाबा बुद्दीन की पहाड़ियों में हुई है, तो ये सही है। ब्राज़ील की कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, इसमें सही वो भी गलत है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ब्राज़ील नहीं है फ्रेंड्स, ये भारत की कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है, ना कि ब्राज़ील की। तो आंसर हो जाएगा इसका 73 का आंसर हो जाएगा ए, जिसमें 1 और 3 सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय की कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बोल रहा है कि इसमें कितने सत्य हैं, तो सभी 4 सत्य हैं फ्रेंड्स, इसमें आंसर हो जाएगा सी।
ठीक है, सभी 4 सत्य हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। जिसमें चाय के पौधे के लिए उष्ण और उपोष्ण कटिबंध जलवायु सर्वोत्तम होता है, तो ये सही है। चाय की फसल के लिए ह्यूमरस और जीवाश्म युक्त मृदा की उपयुक्त होती है, तो ये भी सही है। चाय की कृषि रोपण कृषि के उदाहरण है, तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है 75 का फ्रेंड्स, और इसमें पूछ रहा गलत उत्तर चुनना है। तो रबड़ की फसल उष्ण एवं उपोष्ण क्षेत्र में उगाई जाती है, तो ये सही है फ्रेंड्स। और रबड़ फसल के लिए 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। और रबर की फसल के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान चाहिए होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी जाती है, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा, गलत ही पूछ रहा था, तो इसका 2 और 3 सही गलत है, तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे रक्तहीन आंदोलन क्रांतिकारी के बारे में जाते हैं, वो तो तीसरा गलत हो गया। तो रक्तहीन किसको बोला जाता है, तो विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया इस भूदान आंदोलन जो ग्रामदान आंदोलन की रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है, तो ये जरूर जान लीजिएगा। रक्तहीन ग्राम आंदोलन को कहा जाता है फिर, जो विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है खादिन और जोहड़ क्या है, तो खादिन और जोहड़ क्या है फ्रेंड्स, तो वर्षा जल संग्रहण की पत्ती है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 77 का क्वेश्चन, देख लेते हैं इसमें। तो सूची मिलान करना है और इस सूची का देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नर्मदा किससे मिलती है, तो नर्मदा ओंकारेश्वर बांध है नर्मदा पे, और चंबल पे क्या है, तो चंबल पर राणा प्रताप सागर है। कृष्णा नदी पे नागार्जुन और कावेरी नदी पे मेंटूर बांध है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बांध भी देख लीजिएगा फ्रेंड्स, मैं प्लेलिस्ट में डाल दी हूँ घटना चक्र ज्योग्राफी में, भारत का ज्योग्राफी, ठीक है। और नेक्स्ट है 78 का कि कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है, तो ये है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 79 का कि पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्र के संदर्भ में कूल अथवा कूल क्या है, तो कूल ये क्या है, तो वाहिका है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है, तो सलाल प्रोजेक्ट का संबंध चेनाब नदी से है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि अभी 80 से जितने भी आगे रहेंगे ना, वो सब हमारे करेंट अफेयर है, जो कि मैं प्लेलिस्ट में डाल दी हूँ अच्छे से डिटेल्स में, तो वहाँ पे जाके देख लेंगे। तो इसमें 81 का क्वेश्चन है माध्यमिक स्तर पर विकलांगता के लिए समावेशी शिक्षा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का पर विचार करना है और सही पूछ रहा है। तो सही इसमें क्या क्या होगा, तो यह विकलांग छात्रों को 8 साल की प्राथमिक स्कूल शिक्षा पूरी करने के बाद 4 साल की माध्यमिक स्कूल शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। और यह योजना विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 और राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999 के तहत परिभाषित एक या एक अधिक विकलांग वाले सरकारी स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ने वाले सभी बच्चों को कवर करती है, तो आंसर हो जाएगा ए, जिसमें 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा निकाय केंद्र सरकार से राज्यों को करों के हस्तांतरण की सिफारिश करने की जिम्मेदार होता है, तो 82 का आंसर हो जाएगा वित्त आयोग, आंसर है सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व फोटॉन गैस का सिद्धांत के विकास से जुड़ा हुआ है, तो सत्येंद्र नाथ बोस, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह प्रणाली संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, 84 का है। तो इसमें क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, इसमें सही पूछ रहा है, तो इसमें सभी सही है, आंसर हो जाएगा डी। यह एक जीपीएस आधारित टोल संग्रह प्रणाली है, तो ये सही है। यह वाहनों को टोल भुगतान के लिए रुकने की आवश्यकता को बिना स्वतंत्र रूप से चलाने का सक्षम बनाएगा, तो ये भी सही है। इस जीपीएस आधारित टोल संग्रह प्रणाली में प्रत्येक वाहन को उपग्रहों के समूह से जुड़ी एक अनबोर्ड यूनिट की आवश्यकता होगी, तो ये भी सही है। और यह मौजूद रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित फास्टैग सिस्टम की जगह लेगा, तो ये भी सही है। ये सब फ्रेंड्स आपको करंट अफेयर डिटेल्स में पढ़ाया जा चुका है फ्रेंड्स। आपको मेरे प्लेलिस्ट में करंट अफेयर 2024 ऐसे लिखा होगा, उसमें जाकर के सारे वीडियो देख लेंगे। नेक्स्ट है दिव्य कला मेला 2024 कहाँ आयोजित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अगरतला में, तो आंसर है ए। फ्रेंड्स चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट है
भारत में एशियाई विकास बैंक के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है फ्रेंड्स? तो 86 का होगा मियो ओका को। आंसर हो जाएगा सी। भारत में एशियाई विकास बैंकों के नए निदेशक मियो ओका को किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो सारथी पोर्टल किए हैं फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, 7वां हिंद महासागरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष कौन है? तो रामनाथ कोविंद। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, वह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो इसमें कृषि में थे फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें पूछ रहा कौन से सही हैं? तो इसमें दोनों गलत है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों गलत है। परिसीमन प्रक्रिया चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों के बीच धन के समान वितरण पर ध्यान केंद्रित नहीं करती है, ठीक है, और इसके बजाय इसका प्राथमिक उद्देश्य जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्वितरण करके लोकतंत्र में निष्ठा और प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। भारत में परिसीमन आयोग मुख्य रूप से लोकसभा संसद का निचला सदन और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। तो आंसर हो जाएगा डी। 92 का हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल पीएम डिवाइन योजना का प्राथमिक उद्देश्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एनईआई में विकास संबंध अंतरालों को दूर करना और बुनियादी ढांचों में सुधार करना है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो इसका संकीर्णन सिलीगुड़ी गलियारे के माध्यम से माल परिवहन की आवश्यकता से कम करेगी, तो ये सही है। और यह भारत की एक्ट ईस्ट नीति को मजबूत करेगा, तो ये भी सही है। और इसका उद्देश्य भारत और बांग्लादेश के बीच माल परिवहन है, तो बिल्कुल गलत है। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भारत के पूर्वी बंदरगाह से म्यांमार तक कार्गो शिपमेंट की परिवहन का एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, ना कि बांग्लादेश। तो यहाँ पे म्यांमार होना चाहिए था, तो इसलिए आंसर हो जाएगा बी। ए 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है 94 का कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश की तटरेखा भूमध्य सागर के साथ लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्पेन, फ्रांस, इटली और माल्टा। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में देखा गया थ्रिप्स परिविनिश क्या है? तो ये कीट है फ्रेंड्स, तो ये देखिएगा। नेक्स्ट है, कथन है और कारण दिया गया है और इसका देख लेते कथन कारण में क्या पूछ रहा है। तो भारत में स्वच्छता कवरेज में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है, जो 2014 में 39% से बढ़कर 2019 में 100% हो गया है, तो ये सही है। और स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य 2019 तक सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज है, तो ये दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और कथन और कारण दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, ब्लू इकोनॉमी संदर्भ में ब्लू कार्बन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है बी, तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वहिता कार्बन। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, हाल ही में किन 2 देशों में यूपीआई भुगतान प्रणाली शुरू की गई है? तो श्रीलंका और मॉरिशस में किया गया है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, तो आंसर हो जाएगा सी। और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य है? तो आंसर है भारत में थीम आधारित पर्यटन सर्किट को विकसित करना, तो आंसर हो गया बी। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा फ्रेंड्स। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।